गरीब दर्जी बहू का जादुई लहंगा। भूमि बहुत गरीब घर की लड़की थी। वो सिलाई करके अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन वह अपने कमरे में अपनी मशीन पर कपड़े सिल रही होती है तो वहीं बाहर आंगन में बैठकर उसकी माँ और पिताजी उसकी शादी की बात एक पंडित से कर रहे होते हैं। पंडित जी, कितने दिन हो गए हैं आपको ये कहते हुए कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ले आओ, लेकिन आप हो कि कोई रिश्ता ही नहीं बता पा रहे हो। बहन जी, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो रिश्ता अच्छा ही ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद सोचो, इतना दहेज दे पाओगी क्या? मेरे पास एक अच्छे लड़के की फोटो है। सविता जैसे ही लड़के की फोटो देखती है उसे लड़का पसंद आ जाता है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत सुंदर और समझदार लग रहा है। पंडित जी, क्यों ना आप मेरी बेटी की शादी इस लड़के से करवा दो। बहन जी, ऐसे घर में रिश्ता करने के लिए आपको बहुत सारा दान दहेज देना होगा, और इन लोगों की तो वैसे भी डिमांड है, दहेज अच्छा खासा चाहिए। तो बताओ, ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहोगी? तभी सविता का पति प्रमोद कहता है, अरे पंडित जी, हमें हमारी बेटी की खुशी चाहिए और उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। अगर दहेज देना है, दहेज की बात है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। प्रमोद के ये कहने के बाद पंडित वहाँ से चला जाता है और रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने लगता है। उसके जाते ही सविता प्रमोद से कहती है, अरे आपने ये क्या किया? आपको पता है अगर हम सारा दहेज शादी में दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमें खाने के लाले तक पड़ जाएंगे। सविता, अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हम इसके बारे में क्या ही सोचें। हमें बस हमारी बेटी की खुशियों की चिंता होनी चाहिए। प्रमोद के समझाने पर सविता कुछ नहीं कहती। इसके बाद वह अपनी बेटी का रिश्ता एक अमीर घराने में कर देते हैं और अपनी बेटी के दहेज में देने के लिए अपना घर तक बेच देते हैं। जैसे तैसे करके वो अपनी बेटी भूमि की शादी कर देते हैं। भूमि को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके माता पिता ने उसकी शादी के चलते अपना घर तक बेच दिया। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आखिर क्यों बेटियां पराई हो जाती हैं? ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटी, ये तो होना ही था। अब तुम अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना और कभी कभी अपने माता पिता को याद भी कर लेना। सविता और प्रमोद दोनों अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद वो उसे उसके ससुराल के लिए विदा कर देते हैं। ससुराल में उसकी सास निर्मला उसका गृह प्रवेश करती हैं। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। निर्मला एक बहुत ज्यादा लालची औरत थी। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है कि बहू दहेज में कुछ ज्यादा नहीं लेकर आई, वो बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती है, जिसके चलते वो गृह प्रवेश करते टाइम तो भूमि को घर के अंदर ले आती है, लेकिन अंदर आते ही वो भूमि का एक हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आती है। माँ जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आप ऐसे तो मत कीजिए, मेरा हाथ छोड़ दीजिए माँ जी। निर्मला भूमि का हाथ बहुत जोर से झटक देती है और भूमि से कहती है, अरे लीचड़ परिवार की गंदी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की? अरे किस मुंह से तू इस घर के अंदर आई है? दान दहेज में कौड़ियां लेकर आई है, कौड़ियां। जितना मेरे माता पिता से हुआ उन्होंने उतना कर दिया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपके घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। वाह 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 वाह, देखो तो सही, पूरे भरपूर घर आंगन में मेरे नजर लगा रही है। अरे शर्म के मारे कहीं डूब मर। एक तो घर में दहेज नहीं लेकर आई, ऊपर से सीना चौड़ा करके बोल रही है। देख, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अपने माता पिता से बात कर और उन्हें बोल कि ढंग से दहेज भेजें। निर्मला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। बेचारी भूमि अपने माता पिता से बात करती है। उसकी शादी के बाद ही उसके माता पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। देखो प्रमोद भैया, अब ये नहीं चलेगा। तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मकान के पैसे तुम्हें दे दिए गए हैं, अब तुम्हें ये घर खाली करके जाना होगा। अरे अरे, ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है, थोड़े दिन की मोहलत तो दो। भगवान के लिए हम पर थोड़ा सा रहम तो करो भाई साहब। अगर आपने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब घर बेच दिया है तो इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, अपनी जरूरत का सामान उठाओ, यहाँ से चले जाओ। मुंशी के कहने पर प्रमोद और सविता बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं होता, जिसके चलते वो दोनों अपने घर से अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है, जिसमें वो अपना जरूरत का सामान रख लेते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में उन दोनों की बेटी भूमि के साथ बहुत गलत हो रहा होता है।
अरे माँ देख रही हो, मेरे कपड़े तक नहीं धोए गए हैं। आखिर ये करती क्या रहती है पूरे दिन? इसकी तो आज खैर नहीं, इसे तो मैं आज सबक सिखाकर ही रहूंगी। निर्मला गुस्से में बेचारी भूमि को बहुत बुरी तरह मारती पीटती है और इसी के चलते वो उसे घर से भी निकाल देती है। माँ जी दरवाजा खोल दो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, माँ जी खोलो ना दरवाजा। भूमि दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रह जाती है, लेकिन निर्मला उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती, जिसके बाद भूमि के पास और कोई चारा नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। चलते चलते उसे एक झोपड़ी मिलती है जहां वो रहना शुरू कर देती है। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या करूं? अपनी माँ के घर पर थी तो सिलाई करके पैसे कमा लिया करती थी, लेकिन यहाँ तो मेरे पास सिलाई की मशीन तक नहीं है। भूमि अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सारे दिन धक्के खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो वापस अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही होती है तो रास्ते में उसे एक पेड़ के पास एक सिलाई की मशीन रखी हुई नजर आती है। वो उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आती है और उसकी साफ सफाई करके उसे चलाकर देखती है। वो मशीन बहुत अच्छे से चलती है, जिसके बाद वो अपनी झोपड़ी के बाहर एक बोर्ड टांग देती है। इसी के चलते एक काली लड़की उससे अपना लहंगा सिलवाने के लिए आती है। मैंने सुना है तुम सारे तरीके के कपड़े सिल लेती हो। देखो कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, बहुत मुश्किल से रिश्ता हुआ है। मेरे रंग रूप की वजह से वैसे भी रिश्ते नहीं हो रहे थे, तो तुम मेरा लहंगा इस तरह सिलना जो मुझ पर अच्छा लगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा लहंगा बहुत खूबसूरत सिलूंगी, जिसे पहनकर तुम बहुत प्यारी लगोगी। प्रिया अपना कपड़ा देकर वहां से चली जाती है। भूमि उस लहंगे को बहुत ही खूबसूरती से सिलना शुरू कर देती है। वो लहंगा सिलने के बाद बहुत सुंदर लगने लगता है। जैसे ही कुछ दिन बाद प्रिया उस लहंगे को लेने के लिए आती है तो पहले वो उसे पहनकर देखती है। उसे पहनते ही लहंगे के अंदर से एक रोशनी निकलती है और प्रिया का रंग अचानक से बहुत गोरा हो जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, मैं इतनी गोरी हो गई हूँ। इस लहंगे को पहनते ही मेरा रंग चार चांद की तरह खिल गया है। ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा लग रहा है। जादुई लहंगे का कमाल देखकर भूमि भी हैरान रह जाती है। इस लहंगे के बाद वो 2 से 3 लड़कियों के लहंगे और सिलती है। जब भी वो किसी को सुंदर सा लहंगा बनाकर देती है, वो लहंगा पहनते ही वो बहुत सुंदर और गोरे हो जाते हैं। इसी के चलते धीरे धीरे भूमि की सिलाई बहुत फेमस हो जाती है और सब लोग उसे जादुई लहंगे वाली दर्जी बहू के नाम से जानने लगते हैं। बहुत जल्द वो सिलाई करते करते गरीब से अमीर हो जाती है। इस बात का जैसे ही निर्मला को पता चलता है, वो लालच में आकर उसको लेने आती है। बहू तू तो गुस्से में घर पर आई ही नहीं, चल अब तू अपने ससुराल चल, वहीं पर रहना और सिलाई करना। आप लोगों के साथ मैं अब नहीं रहूंगी। जिस घर से मुझे दहेज के चलते इतनी बुरी तरह बहिष्कृत किया गया हो, उस घर में मुझे नहीं रहना। अब मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी और उन्हें ढूंढूंगी। पता नहीं मेरे माता पिता कहाँ हैं। भूमि ऐसा कहकर इस बार अपनी सास को ही अपने घर से निकाल देती है और वो अपने माता पिता को ढूंढकर उनके साथ रहने लगती है। एक तरफ वो जादुई लहंगे सिलकर लोगों की मदद भी करती है और पैसे भी कमाती है, जिसके चलते उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रह। माँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। तुम 2 दिन पहले ही तो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गई थी। जब से तुम्हारा कॉलेज खत्म हुआ है तब से सिर्फ तुम अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग, घूमना फिरना यही सब करती हो। घर में तो तुम्हारे पैर ही नहीं टिकते। थोड़ा बहुत घर गृहस्थी के काम करना सीखना भी जरूरी है। माँ, मैं ये सब काम सीख कर क्या करूंगी? मुझे कौन सा शादी के बाद ये सब करना है? मैं जिस भी घर में जाऊंगी उस घर में मेड होगी और वो ही सारा काम करेगी। बेटा, ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद बहू को ही सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, लेकिन तुम तो खुद को संभाल नहीं पाती हो। जिम्मेदारियां कैसे संभालोगी? तुम्हें तो मैगी तक बनानी नहीं आती। तुम आज कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ किचन में चलो। आज से तुम रोज मेरे साथ किचन में खाना कैसे बनता है देखोगी। कम से कम तुम्हें खाना बनाना तो आना चाहिए, वरना शादी के बाद तुम्हारी सास क्या कहेगी कि तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ओफो माँ, मेरी शादी कौन सी अभी हो रही है? मैं सीख लूंगी खाना बनाना, आप मेरी फिक्र मत करिए। अब मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरा बाहर वेट कर रही हैं। कीर्ति शहर की रहने वाली एक मॉडर्न लड़की होती है, जिसके चलते कीर्ति को घर के कामकाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। कीर्ति की माँ वैशाली उसे हमेशा घर के कामों के बारे में बताती, लेकिन कभी भी कीर्ति को इन कामों के बारे में जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे कीर्ति की माँ और कीर्ति के पिता वैभव हमेशा कीर्ति के लिए परेशान रहते हैं। मुझे तो कीर्ति की कभी कभी फिक्र होती है, न जाने शादी के बाद इसका क्या होगा। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन कीर्ति की हरकतों की वजह से मैं रिश्तों के लिए मना कर देता हूँ। लेकिन हमें कभी ना कभी तो कीर्ति की शादी करनी पड़ेगी ना। आप एक काम करिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। रिश्ता पक्का होता देख कीर्ति शायद घर के काम सीखना शुरू कर दे। काश
ऐसा ही हो। वैभव वैशाली मिलकर कीर्ति का रिश्ता कार्तिक नाम के लड़के से फिक्स कर देते हैं। कीर्ति की शादी को सिर्फ 2 महीने रह जाते। इन 2 महीनों में वैशाली कई बार कोशिश करती है कि कीर्ति घर के काम और खाना बनाना सीखे, लेकिन कीर्ति कुछ भी नहीं सीखती। समय गुजरता है और कीर्ति की शादी हो जाती है। कीर्ति की शादी एक बड़े और अच्छे परिवार में होती है। कीर्ति के ससुराल वाले तो वैसे काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम खाना काफी अच्छा बना लेती हो, तो तुम अपनी पहली रसोई में मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, वेज बिरयानी, रायता, पूरी और मिक्स वेज ये सब बना लेना, और मीठे में तुम गुलाब जामुन बना लेना, ठीक है? हे भगवान, इतना सारा खाना! मैंने तो आज तक किचन में पानी तक गर्म नहीं किया है। मैं ये सब खाना कैसे बनाऊंगी? अगर मैंने इन्हें कह दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। काश मैं माँ की बात मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता हो? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है। आप बैठिए, मैं जल्दी से आप सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना कहकर कीर्ति जल्दी से किचन में जाती है और अपने फोन में YouTube से खाने की रेसिपी देखकर खाना बनाने की तैयारी करती है। लेकिन बेचारी कीर्ति रेसिपी देखने के बाद भी ढंग से खाना नहीं बना पाती, जिसके चलते कभी कीर्ति का तड़का जल जाता, तो कभी उसकी पूरियां, तो कभी पूरी की पूरी सब्जी ही जल जाती। हे भगवान, ये सारी की सारी पूरियां जल गई और सब्जी भी। ये जला हुआ खाना क्या मैं अपने ससुराल वालों को खिलाऊंगी? ये लोग तो मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे और मुझे बहुत डांट भी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? बहू, खाना बनाया नहीं? हम कब से बाहर तेरे खाने का इंतजार कर रहे हैं। कब तक बनेगा खाना? आई माँ जी, बस थोड़ी देर, बन ही गया खाना। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कीर्ति इतना सोच ही रही होती है कि तभी वो अपने फोन में जोमेटो का ऐड देखती है, जिसे देखकर कीर्ति के मन में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से सारा खाना ऑर्डर कर देती है और घर के पीछे के दरवाजे से सारा खाना लेकर अच्छे से बर्तनों में सर्व करती है और थोड़ी देर में खाना बाहर लेकर आ जाती है। सभी लोग जैसे ही कीर्ति के हाथ का खाना खाते हैं, बहू क्या खाना बनाया है तुमने? ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल की बहुत बड़ी शेफ ने खाना बनाया है। सच में तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। भाभी, मैंने आज तक इतनी सारी जगहों से गुलाब जामुन खाए, लेकिन ऐसे गुलाब जामुन मैंने कभी नहीं खाए। कीर्ति को अपनी इतनी तारीफ होता देख खुशी तो मिलती है, लेकिन इस तारीफ के पीछे की सच्चाई तो सिर्फ कीर्ति ही जानती थी। कीर्ति के हाथ का खाना सबको इतना पसंद आता है कि सब लोग कीर्ति को ही खाना बनाने की जिम्मेदारी दे देते हैं, जिसके चलते अब कीर्ति की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, मैंने तो कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर मार दिया। अगर मैं सबको सच सच बता देती कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये सब लोग मुझे सिर्फ डांटते, लेकिन जो मैंने किया है उसके चलते अब तो मुझे रोज खाना मंगाना पड़ेगा। इतना कहकर कीर्ति रोटियां बनाने लगती है। कीर्ति की रोटियों को देखकर ऐसा लग रहा था कीर्ति रोटी नहीं बल्कि किसी देश का नक्शा बना रही है। अगर कहीं रोटियों से नक्शा बनाने का कंपटीशन हुआ तो मुझे तो उस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये रोटी कम किसी देश का नक्शा ज्यादा दिख रही है। पता नहीं लोगों को गोल रोटी क्यों खानी होती है। अरे पेट में जाने के बाद तो वैसे भी उसकी शेप नहीं रहती, तो टेढ़ी मेढ़ी रोटी भी तो खा सकते हैं, है ना? ऊपर से ऐसा लगता है कि रोटी नहीं जला हुआ पापड़ है। अब मुझे फिर से दोबारा जोमेटो से खाना मंगवाना पड़ेगा। कीर्ति दोबारा से जोमेटो से खाना मंगवाती है। अब कीर्ति हमेशा सबसे बचने के लिए बाहर से ही खाना ऑर्डर करती और अपने ससुराल वालों को खिलाती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति रोज की तरह किचन में जला हुआ खाना बना रही होती है कि तभी कलावती आ जाती है और देखती है कि कीर्ति जो भी बना रही है वो सब जला हुआ है। अरे ये क्या, बहू को तो इतना अच्छा खाना बनाना आता है, तो उसका सारा खाना जल क्यों गया? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी भी खाना बनाना सीख पाऊंगी। आज भी मुझे सबके लिए खाना बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। कीर्ति की बात सुनकर कलावती हैरान रह जाती है और वो ये समझ जाती है कि कीर्ति इतने दिनों से जो अच्छा अच्छा खाना सबको खिला रही थी वो उसने खुद नहीं बनाया, बल्कि वो बाहर से ऑर्डर करके सबको खिलाती थी। माँ ने सही कहा था कि खाना बनाना सीख ले। अगर मैं खाना बनाना सीख लेती तो मुझे अपने ससुराल वालों को ऐसे धोखा नहीं देना पड़ता। कीर्ति जल्दी से खाना ऑर्डर करती है और कलावती वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में सब लोग खाना खाते हैं और दोबारा कीर्ति के हाथ के खाने की तारीफ करते हैं कि तभी कलावती बोलती है, बहू जब तूने छोले बनाए एक बार मुझे इसकी रेसिपी बताइयो, मैं भी एक बार ये रेसिपी ट्राई करूंगी। माँ जी वो बोल बहू कैसे बनाए हैं?
कलावती की बात सुनकर कीर्ति हैरान रह जाती है कि तभी कलावती बोलती है, मैं जानती हूँ आज तक जो भी तूने हमें खिलाया वो तूने नहीं बनाया, वो सब तो तू बाहर से ऑर्डर करती थी। अगर तू मुझे ये बोल देती कि तुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं तुझे सिखा देती। तुझे हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? माना हम थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी छोटी से छोटी बातों पर गुस्सा करें। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी, फिर देखना तू कैसे कुछ दिनों में इससे भी अच्छा खाना बनाना सीख लेगी। मुझे लगा आप सब मुझे डांटोगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी अच्छी हैं तो मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहती। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद कलावती कीर्ति को रोज खाना बनाना सिखाने लगती और कुछ ही हफ्तों में कीर्ति खाना बनाना सीख जाती है और अब कीर्ति के हाथ का बना हुआ खाना हर किसी को पसंद आता है।